Dear student, good morning, all of you. Today we will discuss about radiative and non-radiative process. आपने पिछले वीडियो में जेवलांस्की डायग्राम आपने देखा, उसमें कौन कौन से प्रोसेस रेडिएटिव है और कौन कौन से प्रोसेस नॉन रेडिएटिव। पिछले वीडियो में मैंने आप क्लियर बता दिया था, लेकिन आज हम पुनः उसको थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहेंगे। रेडिएटिव और नॉन रेडिएटिव प्रोसेस कौन से हैं। आपको पता है, जब अणु प्रकाश का अवशोषण करता है तो उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। उत्तेजित अवस्था में जाने पर वह भिन्न भिन्न प्रक्रम दर्शाता है, भिन्न भिन्न भौतिक और फोटोकेमिकल प्रक्रम दर्शाता है। कौन कौन से प्रक्रम दर्शाता है, इन सभी बातों को हमने जेवलांस्की डायग्राम द्वारा समझाया। उसी जेवलांस्की डायग्राम में रेडिएटिव प्रोसेस थे और नॉन रेडिएटिव प्रोसेस थे। रेडिएटिव प्रोसेस कौन कौन से थे आपको पता है सब। एक रेडिएटिव प्रोसेस में एक फ्लोरोसेंस प्रक्रम है जो रेडिएटिव प्रोसेस। जब अणु उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में आता है तो प्रकाश का उत्सर्जन करता है रेडिएशन के रूप में। प्रकाश का उत्सर्जन तब तक जारी रहता है जब तक उस पर रेडिएशन गिरते रहते हैं। जैसे ही प्रकाश बंद कर देते हैं, इनके रेडिएशन का उत्सर्जन बंद हो जाता है। इस फिनोमेना को हम फ्लोरोसेंस प्रतिदीप्ति कहते हैं। ऐसे कई पदार्थ हैं, बहुत से पदार्थ हैं, जब उन पर प्रकाश रेडिएशन डाले जाते हैं तो वो प्रकाश रेडिएशन का अवशोषण करके उत्तेजित हो जाते हैं और ये उत्तेजित पदार्थ अणु रेडिएशन को उत्सर्जित करते हैं। ये रेडिएशन का उत्सर्जन तब तक जारी रहता है जब तक उस पर प्रकाश की किरणें डाली जाती। जैसे ही प्रकाश की डालना बंद कर देते हैं, ये प्रक्रम बंद हो जाता है। इस प्रक्रम को हम फ्लोरोसेंस कहते हैं, जैसा हमने पहले भी बता चुके हैं जेवलांस्की डायग्राम। अब हमने वहां बताया था इसका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, 10⁻⁹ से 10⁻⁻6 सेकेंड लाइफ टाइम, जीवन काल फ्लोरोसेंस प्रतिदीप्ति। और रेडिएटिव प्रक्रम पता है, फोटॉन का उत्सर्जन विकिरण के रूप में करते हैं, इसलिए ये विकिरण या कह सकते हैं रेडिएटिव प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो एक्टिवेटेड अणु जो S1 से मतलब फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से अणु ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट इस प्रक्रम में। लेकिन कुछ इस प्रकार के पदार्थ हैं जिसमें S2 से S0 में आने पर ये फ्लोरोसेंस प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। आपने जो डायग्राम हमने समझा रहा था, ये आप ध्यान दीजिए, ये S0, ये S2, S1 और T। अणु यहां से यहां जाता है, यहां से यहां आता है, और यहां से जब यहां पहुंचता है, ये क्या कहलाता है, फ्लोरोसेंस। फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में आता है, इस प्रक्रम को फ्लोरोसिस कहते हैं। और इसमें जो फोटॉन का उत्सर्जन होता है वो रेडिएशन के रूप में होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिसमें अणु S2 से
ग्राउंड सिंगलेट अवस्था में आता है तब प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। ये पदार्थ है एजुलिन। हम इसका उदाहरण दें, इस एजुलिन में उत्तेजित अणु सेकंड एक्साइटेड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आता है। और ये हम बता चुके ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तात्क्षणिक प्रक्रम। इसका जीवन काल कम है, ये बता चुके हम। तात्क्षणिक, जैसे इस लाइट गिरती है प्रतिदीप्ति प्रक्रम शुरू हो जाता है, फ्लोरोसेंस शुरू हो जाता है। तो ये तात्क्षणिक प्रक्रम, और जैसे लाइट बंद कर दी, लाइट स्रोत बंद कर दिया, ये प्रक्रम भी बंद हो जाता है। प्रकाश स्रोत के बंद होने पर ये प्रक्रम बंद हो जाता है। फोटोन के रूप में रेडिएशन का उत्सर्जन करता है, ये हम बता चुके आपको। फोटोन के रूप में रेडिएशन का ये उत्सर्जन करता है। देखिए, ये कई पदार्थ जैसे क्लोरोफिल, इओसिन, फ्लोरोस्पार, ये पदार्थ सारे के सारे क्या दर्शाते हैं? प्रतिदीप्ति फ्लोरोसेंस दर्शाते हैं। ये अलग अलग कलर के होते हैं। जैसे फ्लोरोसेंस है, ये रेड लाइट फ्लोरोसेंस उत्पन्न करता है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। ये भी सड़कों पर मिल जाए, कई जगह जगह लाल, पीले, हरे वो लगे रहते हैं, कलर किए होते हैं। तो वहां भी कई इस प्रकार के प्रतिदीप्ति दर्शाते हैं। जैसे फोकस पड़ता है गाड़ी का, कार का, बस का, तो चमकते। जैसी कार गई वो चमकना बंद कर देते, वो फ्लोरोसेंस है। उदाहरण के रूप में हम ये इओसिन, क्लोरोफिल आदि आदि फ्लोरोस्पार भी है। तो इसमें देख लीजिए, यहां ध्यान रखें, ये प्रक्रम जब होता है सिंगलेट टू सिंगलेट अवस्था में आता है, अणु सिंगलेट टू सिंगलेट अवस्था में आता है। यहां चक्रण बहुलकता चेंज नहीं होती। तो एक प्रक्रम जो रेडिएटिव है वो फ्लोरोसेंस, दूसरा प्रक्रम फास्फोरोसेंस। फास्फोरोसेंस का लाइफ कुछ होता है, ये थोड़ा स्लो प्रोसेस से बजाय फ्लोरोसेंस। फास्फोरोसेंस का जीवन काल 10⁻³ से ज्यादा होता है, कुछ सेकंड होता है। इसलिए ये प्रक्रम यदि इस पर लाइट डाल दे तो ये थोड़ी देर ये जारी रहता है, तुरंत तात्क्षणिक नहीं है, ये स्लो प्रोसेस है। इसमें अणु क्या होता है? उत्तेजित अणु, सक्रिय अणु ट्रिपलेट टू ग्राउंड स्टेट से, कहां से? ट्रिपलेट से ग्राउंड अवस्था में आता है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज हो जाती है, ट्रिपलेट टू सिंगलेट अवस्था में आ जाती है। ट्रिपलेट टू सिंगलेट अवस्था हमने बता चुके हैं। हमने स्लो प्रोसेस इसलिए ये धीरे धीरे, जैसे इस पर प्रकाश स्रोत के बंद होने पर बाद भी ये प्रक्रम थोड़ी देर तक जारी रहता है, अर्थात फोटोन का उत्सर्जन रेडिएशन के रूप में करता है। इनमें ये अंतर है, ये एक्शन तुरंत हो जाता है और तुरंत बंद हो जाता है। ये स्लो प्रोसेस, इसका जीवन काल कम है, इसका थोड़ा इससे ज्यादा है। लेकिन प्रकाश स्रोत बंद करने के बाद भी ये प्रक्रम जारी रहता है, अर्थात थोड़ी देर तक फोटोन के रूप में रेडिएशन का उत्सर्जन होते रहते हैं। आपने कभी शहर का चौराहे पर जाएंगे तो वहां देखेंगे तो जगह जगह डिफरेंट कलर का रखे, जहां भी मोड़ हो या चौराहा हो, तो जैसे आपकी गाड़ी की लाइट पड़ती तो चमकने लगती, लेकिन गाड़ी निकलने के पश्चात भी थोड़ी देर चमकते रहते हैं वो कलर। यही फ्लोरोसेंस। ये मुख्य रूप से ठोस पदार्थों द्वारा दर्शाई जाती। फ्लोरोसेंस बेरियम हुआ, कैल्शियम हुआ, स्टोनशियम के सल्फाइड है, पन्ना है आदि, इसके उदाहरण है
सॉलिड ज्यादा दर्शाते हैं इसमें, और ये फ्लोरोसेंस को ठोस, द्रव, गैस, तीनों ही पदार्थ दर्शाते हैं, तीनों ही प्रकार के पदार्थ दर्शाते हैं। लेकिन गैस जो फ्लोरोसेंस दर्शाती है वो कम दाब पर दर्शाती है। अब देखा ये फास्फोरोसेंस ठोस द्वारा दर्शाया जाता है मुख्य रूप से, उदाहरण में बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम के सल्फाइड, पन्ना आदि। तो ये तो दो प्रक्रम है, फ्लोरोसिन और फास्फोरोसिन्स, ये रेडिएटिव प्रक्रम। रेडिएटिव प्रक्रम उन्हें प्रक्रम कहते हैं जिनमें फोटॉन का उत्सर्जन विकिरण के रूप में, रेडिएशन के रूप में फोटॉन उत्सर्जित होते हैं। रेडिएशन प्रक्रम के रूप में फोटॉन उत्सर्जित होने से ये दोनों प्रक्रम रेडिएटिव प्रोसेस कहलाते हैं। क्लियर? नोट कर लीजिए। साथ साथ नोट करते हुए चलिए, अब पढ़ाएंगे हम नॉन रेडिएटिव प्रक्रम कौन कौन से होते हैं। आपने ज़ेब-लोरेंत्ज़ी डायग्राम पढ़ ही लिया होगा पिछले, अब मैंने वीडियो में ज़ेब-लोरेंत्ज़ी डायग्राम पढ़ाया था आपको, वहां क्लियर था कौन कौन से प्रक्रम रेडिएटिव है, कौन कौन से नॉन रेडिएटिव। तो यहाँ नॉन रेडिएटिव प्रक्रम जो मुख्य बताइए, वैसे तो वीसीबी, वाइब्रेशन कैस्केड, आपने देखा होगा वाइब्रेशन कैस्केड कहां से कहां आता है, अणु अपने ही उसमें आ जाता है वाइब्रेशन कैस्केड। लेकिन मुख्य रूप से तो एक तो आईसी, अरे आईएससी, दो मुख्य रूप से नॉन रेडिएटिव प्रक्रम। नॉन रेडिएटिव प्रक्रम जब इसी डायग्राम में समझा रहा हूं, सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी में होता है, मतलब सिंगलेट टू सिंगलेट, ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट, इसमें चक्रण बहुलकता चेंज नहीं होती। ऐसे प्रक्रम आईसी कहलाते हैं, इंटरनल कन्वर्जन कहलाते हैं। यहां से इस S2 से यहां से यहां जा रहा है, S2 से S1 में, ये आईसी बच्चों। आप पिछला वीडियो देखना मेरा ज़ेब-लोरेंत्ज़ी डायग्राम में, ये सिंगलेट टू सिंगलेट अवस्था में जा रहा है तो ये आईसी कहलाती है। ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट जाए तब भी आईसी कहलाएगी। लेकिन सिंगलेट टू सिंगलेट अवस्था में ऊर्जा अंतर पर्याप्त होना चाहिए, दो अवस्थाओं के मध्य ऊर्जा अंतर होना चाहिए। ये नहीं दोनों की ऊर्जा बराबर हो, ये S1 और ये या S2 या S1, तो ये आईसी नहीं कहलाएगा। आईसी जब कहलाएगा जब इसकी थोड़ी ऊर्जा कम हो। तो दो अवस्थाओं के बाद ऊर्जा अंतर होगा तभी आईसी होगा। ये नॉन रेडिएटिव प्रक्रम है। नॉन रेडिएटिव प्रक्रम इसलिए, अब इसमें जो रेडिएशन का उत्सर्जन होता है वो फोटॉन के रूप में नहीं होता, फोटॉन का उत्सर्जन रेडिएशन के रूप में नहीं होता। यहाँ जो उत्सर्जन होता है किसी प्रकार का उत्सर्जन नहीं होता, और ये रेडिएशन उष्मा के रूप में निकल जाती है, हीट के रूप में निकल जाती है। इसलिए ये नॉन रेडिएटिव प्रक्रम कहलाता है। यहाँ जो ऊर्जा और उष्मा, ऊर्जा की हानि, जो रेडिएशन की परिवर्तन होता है वो उष्मा के रूप में होता है, हीट के रूप में निकल जाती है इसकी ऊर्जा, इसके रेडिएशन। तीसरा बात इसमें, दो अवस्थाओं में पर्याप्त अंतर होने पर ही आईसी होता, बता चुका मैं। S2 S1 या T2 T1, इनमें यदि पर्याप्त अंतर है तो आईसी हो जाता है, वरना आईसी नहीं हो पाता है। पर्याप्त अंतर होना जरूरी है, दो अवस्थाओं में अंतर होने पर ही आईसी होता है। तो आप समझ गए आईसी, इसमें चक्रण बहुलकता चेंज नहीं होती। अणु, उत्तेजित अणु एक चक्रण अवस्था से उसी चक्रण अवस्था में रूपांतरित हो जाता है, इसे हम आईसी कहते हैं।
नॉन रेडिएटिव प्रक्रम है, ये भी बता चुके हैं। अब दूसरा जो नॉन रेडिएटिव प्रक्रम है वो ISC, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। हाँ, इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज हो जाती है, अणु सिंगलेट टू ट्रिपलेट और ट्रिपलेट टू सिंगलेट। ये जरूरी है, एक चक्रण अवस्था से दूसरी चक्रण अवस्था में रूपांतरण ISC कहलाता है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। अणु सिंगलेट टू ट्रिपलेट या ट्रिपलेट टू सिंगलेट चक्रण बहुलकता में परिवर्तित हो जाता है, ये इसमें होता है। यहां भी ये नॉन रेडिएटिव प्रक्रम है, क्योंकि ऊर्जा की हानि उष्मा के रूप में, यहाँ रेडिएशन नहीं निकलते, यहाँ हीट निकलती, हीट के रूप में क्षति हो जाती है, इसलिए ये नॉन रेडिएटिव प्रक्रम। दूसरी बात, दो अवस्थाओं के मध्य अंतर कम हो, ज्यादा अंतर नहीं हो, ज्यादा अंतर से भी नहीं हो, दो अवस्थाओं के मध्य यदि अंतर कम है तो ISC 100% होगा, यदि अंतर ज्यादा है ISC की संभावना कम होगी। ISC को समझ देख लीजिए और समझा देता हूं बच्चों। ये ISC सिंगलेट टू ट्रिपलेट, ट्रिपलेट अवस्था है, यहां से ये जाता है तो ये ISC, इसमें क्यों ISC एक अवस्था से दूसरी अवस्था ISC। यदि इन दो अवस्थाओं में ऊर्जा अंतर कम है तो ISC 100%। यदि ऊर्जा अंतर इन दोनों अवस्था में सिंगलेट और ट्रिपलेट में ज्यादा है तो ऊर्जा अंतर ज्यादा होने से ISC असंभव। इसका मैं एक उदाहरण लेकर आपको समझाएंगे। बेंजोफिनॉल और 1,3-ब्यूटाडाइन्स, ध्यान दीजिएगा इस डायग्राम की तरफ। ये बेंजोफिनॉल है, ये 1,3-ब्यूटाडाइन। बेंजोफिनॉल में सिंगलेट और ट्रिपलेट अवस्था में 4-5 किलोकैलोरी ऊर्जा अंतर है, इसमें 5 कैलोरी अंतर होने से ये ISC आसान हो। ध्यान दीजिएगा, केवल 5 किलोकैलोरी का अंतर। 1,3-ब्यूटाडाइन, ध्यान दीजिए, इधर देखिए आप, इनमें इस सिंगलेट और ट्रिपलेट में 47 किलोकैलोरी ऊर्जा का अंतर, इसलिए 1,3-ब्यूटाडाइन में ISC नहीं होगा, ISC असंभव है। तो जिन ऊर्जा अंतरों के मध्य, जिन अवस्थाओं के मध्य ISC होना है, सिंगलेट टू ट्रिपलेट, ट्रिपलेट टू सिंगलेट, उनमें ऊर्जा अंतर कम होना चाहिए, 5 किलोकैलोरी से आसपास होना चाहिए, तो ISC संभव है। यदि ज्यादा है तो ISC संभव नहीं। हम आपको ये स्पष्ट समझा चुके सारा का सारा, ये जितना भी है नॉन रेडिएटिव प्रक्रम, IC, ISC, BC, इंटर कन्वर्जन, ISC इंटर सिस्टम नॉन रेडिएटिव। क्या नॉन रेडिएटिव प्रक्रम, जिनमें जो विकिरण का उत्सर्जन है वो उष्मा के रूप में हो जाता है। जो विकिरण है, प्रकाश विकिरण है, फोटॉन विकिरण है, वो हीट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, हीट के रूप में मुक्त हो जाती है, रेडिएशन के रूप में नहीं, इसलिए नॉन रेडिएटिव। क्लियर? कौन कौन से रेडिएटिव प्रक्रम है और कौन कौन से नॉन रेडिएटिव प्रक्रम। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा क्लियर, ज़ेबुलोनिस डायग्राम बिल्कुल साफ और सुथरा, मैं अच्छी तरह से समझाया आपको। किसी तरह की समस्या हो, ज़ेबुलोनिस डायग्राम, रेडिएटिव नॉन रेडिएटिव प्रक्रम, किसी भी टॉपिक समस्या हो
तो आप मेरे YouTube चैनल स्टडीशिप विद रामानंद यादव पर कमेंट्स कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हो। उसको कृपया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं प्रोफेसर रामानंद यादव, गवर्नमेंट RR कॉलेज अलवर राजस्थान, डिपार्टमेंट केमिस्ट्री। आपको यदि कोई समस्या हो, डिटेल पढ़ना हो, तो मोना प्रकाशन अलवर की बुक्स पढ़िए। उसमें पूरा का पूरा विस्तृत अध्ययन, पूरी सामग्री दी हुई है, पाठ्यक्रम की या कंपटीशन की, सभी की। तो आप उसे पढ़िए। और केमिस्ट्री से मत घबराना, इसको टेंशन से नहीं पढ़ना चाहिए, इसको मन लगा के पढ़ना चाहिए और हंसमुख रहना चाहिए। हंसिए, मुस्कुराइए। थैंक यू वेरी मच।